हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। कुछ दिन से मैंने कोई प्रैक्टिस सेट नहीं आप लोग को करवाया, थोड़ी परेशानी में थी, इसलिए एक भी प्रैक्टिस सेट इधर नहीं आया है। ये बुक खरीद के लाई हूँ और इसका चलिए सम्मान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन करते हैं और कोशिश करूँगी इसका पूरे बुक को करवा दूँ, मैथ्स और सम्मान अध्ययन का। चलिए आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। इसका मतलब कथन है और इसका कारण दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल ना हो। तो ये ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर भूल भी गई हूँ कि कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो विद्युत चुम्बकीय और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं। ऑप्शन बी है इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है। ये तीनों सही रहे। ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुदैर्घ्य नहीं होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है पूर्ण कृष्णिका परफेक्ट ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन, यह अपने ऊपर आपती सभी किरण को परावर्तित कर देती हैं। दूसरा है इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। तीसरा है यह एक खराब उत्सर्जक है और फोर्थ है इसकी उत्सर्जन क्षमता 0 होती है। तो इसमें से जो ट्रू है वो है इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है। यह एक पूर्ण कृष्णिका आदर्श पिंड है जो अपने ऊपर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्यतिकरण, मतलब ये मिलाने वाला है। विवर्तन, परिकीर्णन। तो व्यतिकरण के कारण क्या होता है। साबुन के बुलबुले में जो रंग बदलता है वो व्यतिकरण के ही कारण होता है। विवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के किरणों का मुड़ना विकर्णन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला होना और वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष का वर्णन मतलब बनना। साबुन के बुलबुले का जो रंगीला रंग दिखाई देता है वो प्रकाश के व्यतिकरण के परिणाम है। और जो साबुन के बुलबुले की पतली फिल्म के ऊपर और निचली सतह पर आवर्तित प्रकाश तरंगे आपस में वो व्यतिकरण करती हैं, तो मतलब वो चमकते रहता है। प्रकाश और आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के परिकीर्णन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये है इनमें बहुसंख्यक आवेशक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। यह विद्युत रूप से धनावेशित होता है। इसमें फर्मी संचालन बैंड के निकट होता है। ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। आगे चलते हैं। कहता है एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इसके लिए विशेषता होनी चाहिए बड़ी फोकस दूरी और बड़ा दोहरक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण को सही ढंग से समझाता है। तो ये समझाता है कि प्रतिबिंब का बाईं भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? नाभिकीय बल के संबंध में जो कथन गलत है पढ़ते हैं कौन है। ये बल प्रबल आकर्षक बल होते हैं। ये बल बहुत छोटी परास के होते हैं। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी तीनों सही है। ये बल प्रबल आकर्षक होते हैं। ये बल बहुत छोटी परास के होते हैं। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते। ये तीनों सही है। फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है और इसका कारण है मॉर्फिन और हीरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। तो बोलता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऐसा तो है नहीं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोलाइड विलयनों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो कोलाइड विलयन ये टिनल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोलाइड विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइड विलयन जो होते हैं वो समांगी मिश्रित एक समांगी मिश्रित होते हैं। ये गलत है, बाकी सब सही है। ये टिनल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ब्राउनी गति दर्शाते हैं। इन्हें अपोहन द्वारा शुद्धि किया जा सकता है। ये तीनों सही है और ये समांगी मिश्रण होते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत है। बहुत तो मोटा चल रहा है। ग्यारह नंबर क्वेश्चन होते हैं टेफ्लॉन, नायलॉन 6 और प्राकृतिक रबर नियोप्रीन, इसको मिलान करना है। तो टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, नायलॉन होता है कैप्रोलैक्टम और प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन और नियोप्रीन होता है क्लोरोप्रीन। टेफ्लॉन एक तरह का टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। इसका उपयोग बर्तन या नॉनस्टिक वाला कोटिंग का जो बर्तन जो काला काला रंग का रहता है उसको बनाने में किया जाता है। नायलॉन 6 एक पॉलीमाइड बहुलक है और प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का है। ये एक इलास्टोमर है और नियोप्रीन एक प्रकार का संश्लेषित रबर है जो एकल क्लोरोप्रीन है। तो पहला यहाँ तक 11 क्वेश्चन कर लिए। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन। सभी लवण उदासीन होते हैं, यह कथन के संबंध में क्या सत्य है? तो ये कथन के संबंध में देखते हैं। यह कथन पूर्णतया सत्य होते हैं। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। यह सही है। यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सत्य है। डी नंबर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है तथा जबकि भार सदिश राशि है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। द्रव्यमान अदिश राशि जबकि भार सदिश राशि, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है। तीसरा कह रहा है यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र पर परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब डैश होगा। जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक उल्टा और छोटा होगा, आभासी सीधा और छोटा होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, आभासी सीधा और बड़ा होगा। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र पर रखे जाने पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये सही है। कर रहा है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है?
ये तो ज़्यादा है यहाँ। 15 नंबर, हैबर परिक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन में कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? हैबर परिक्रम में निम्न ताप और उच्च दाब परिस्थितियां अनुकूल हैं। निम्न ताप और उच्च दाब, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्न ताप और उच्च दाब निम्नलिखित दिए गए यौगिकों को उनकी अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो कौन सबसे ज्यादा प्रबल है, फिर उसके बाद कौन है, तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। HF, फिर हाइड्रोक्लोरिन, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवावस्था तक सक्रिय रहती और फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है? तो ये है थाइमस ग्रंथि, और थाइमस ग्रंथि युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है, फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है। थाइमस ग्रंथि छाती में उर्वस्थि में जैसे में पीछे स्थित होती है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि जन्म के समय बड़ी होती है और युवावस्था के समय सक्रिय रहती है। ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्रंथि। आगे है, सूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समसूत्री विभाजन में जो क्वेश्चन गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, यह युग्मकों के निर्माण में सहायता करता है, जबकि ऐसा नहीं है। युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, न कि समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले होता है? तो इसमें सबसे पहले होता है पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। इसमें सबसे पहले होता है पित्त लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार, जो मेंडल का पृथक्करण नियम है क्या है पढ़ते हैं। F1 पीढ़ी के में केवल एक जनक का लक्षण प्रकट होता है। F2 पीढ़ी में लक्षण 3.1 के अनुपात में पृथक होते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन की युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते, विभिन्न लक्षण एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, युग्मक के द्वारा एक जीन में युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी 20 का सिर्फ साइंस भरा हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता? तो जो हमारा अग्नाशय है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह का कार्य करता है। अग्नाशय जो बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करता है, यह अग्नाशयी रस का स्रावन करती है, और जो लेगरहेंस द्वीप होती है उसमें सीधे रक्त में हार्मोन स्रावित करती है। अंतःस्रावी का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, तो यह किसके लिए किया जाता है? यह संवाहकों के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अधिवृक्क प्रस्ताव में द्वारा स्रावित कोटिकाइटस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचयन का नियमन, सूजन प्रतिक्रिया और तनाव प्रतिक्रिया जो होती है। अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकाइटिकाइड्स का मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपाचयन का नियमन, सूजन प्रतिक्रिया और तनाव प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये मिलाने का है कि कौन सही सुमेलित है। संत एनेलिडा कूटगुहा में नहीं, संत एनेलिडा देह गुहा में होती है। संत ऑर्थोपोडा परिसंचित तंत्र होता है, जल संवहन तंत्र नहीं होता है। संत मोलास्का यह किसकी विशेषता है? संत मोलास्का मेरा मेडिन खंडन
ये भी गलत है। संघ इकाइयों में ये आर्य समितियां हैं। ये सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है हॉटस्पॉट के और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। 25 का डी होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन क्षरण होता है। नाइट्रेट और फॉस्फोट के कारण सुपोषण होता है। और पारा के लिए मीना माता रोग। ये एग्जाम में कितना बार आया है कि पारा के कारण कौन सा रोग होता है? तो पारा के कारण मीना माता रोग होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होते हैं ये है ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करता है या फिर ओजोन क्षरणीय पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाता है, ओजोन विविधता का संरक्षण करता है या फिर खतरनाक अवशिष्ट सीमा पार संस्थापन है। तो जो ये होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है? तो हृदय चक्र के दौरान जब अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने पर निलय। ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने पर डप ध्वनि उत्पन्न होती है। खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त सार्विक अम्ल और उनके लवण मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? तो ये प्रभावित होते हैं खाद्य परीक्षक के लिए प्रभावित जीवाणु और कवक दोनों के द्वारा प्रभावित। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। खाद्य परीक्षक के रूप में सार्विक अम्ल जीवाणु और कवक दोनों के द्वारा प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया। पहला है फाइल मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट और चौथा है उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर मतलब तीनों ही इसके अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से सभी। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसके नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है? तो ये लॉन्च किया गया स्टारशिप को। स्टारशिप 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना। इस रॉकेट को एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा टेक्सास के स्टारबेस से लॉन्च किया गया है। स्टारशिप का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट था ये। आगे का क्वेश्चन देते हैं। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ क्रोशियन पॉलिटिक्स एंड एसेज नामक इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? ये न्यू बुक है, तो याद रखिएगा। और ये है मनोज कुमार झा, जिन्होंने ये बुक लिखी है उनका नाम है मनोज कुमार झा। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई है? तो ये हुई है 56वां बैठक हुई है नई दिल्ली में। 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो यह है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना ये जो योजना है ना, इस योजना में है कि जो भी दिव्यांग और युवा युवती रोजगार एवं उद्यमिता को जोड़कर उन्हें आर्थिक मजबूती देने की पहल की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं जॉन आर हवर्ट, जो कि
एक क्वेश्चन तो छूट ही गई है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है चंद्रबाबू नायडू। आंसर वो पढ़ ली थी मैं। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और ये कहाँ के हैं? ये आंध्र प्रदेश के हैं, जिसमें ये मतलब 30 मुख्यमंत्री हैं। उनकी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ये सबसे अमीर चुने गए हैं। दूसरे नंबर है पेमा खांडू, और इनकी नेटवर्थ 301 जो है ना चंद्रबाबू नायडू, इनकी नेटवर्थ 931 करोड़ की है। और पेमा खांडू दूसरे नंबर पे, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री। इनकी नेटवर्थ 332 करोड़ की है, लेकिन इनकी 931 करोड़ की है। अमेरिका में भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सीजियो गोर, ये हैं साजियो गोर। आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल को 3 वर्षों के लिए आईएमएफ के कार्य निदेशक नियुक्त किया गया है, जो कि उर्जित पटेल 2016 से 18 तक आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व ब्रिज टाउन में कौन करेंगे? तो ये करेंगे ओम बिरला। ये करेंगे ओम बिरला। और इसका आयोजन होगा 68वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन 2025 में। इसका आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है? तो ये किया गया है विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में। दिल्ली विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हैं, इन्हीं के नेतृत्व में किया गया है। आगे का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उधम रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह नाम रखा गया है कैप्टन तुषार महाजन, ये रखा गया है। और इसकी जो घोषणा है, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर के पपरोल में आतंकवादियों से लड़ते हुए कैप्टन तुषार महाजन जो थे वो शहीद हो गए थे। इसीलिए इनके नाम पे ये स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रमश्री योजना की शुरुआत की है? दी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य ने श्रमश्री इस योजना का उद्देश्य है उन सभी श्रमिकों या मजदूरों का स्वागत करना जो दूसरे राज्य में भाषाई या किसी अन्य कारण से उत्पीड़न के चलते पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं। भारत ने 2025 में पेट्रोल के कितने प्रतिशत इथेनॉल मिशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये लक्ष्य हासिल कर लिया है 20% का। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीता। इसका संबंध जो मानिका विश्वकर्मा है ये है राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया है? तो ये किया गया है बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। बी सुदर्शन रेड्डी ने राधाकृष्णन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। अरुण इंडिया मोस्ट इवैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरा स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है बिरला परिवार। बंगाल में राज्य भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त कौन लाए थे? तो सभी को पता होगा लॉर्ड कर्नवालिस लाए थे। कब लाए थे? 1793 में लाए थे। पाटलिपुत्रा में कौन सी बहुसंगति आयोजित की गई थी? तो ये तृतीय बहुसंगति पाटलिपुत्रा में आयोजित किए थे। और कौन किए थे? तो अशोक किए थे। तो कब किए थे? 250 ईसा पूर्व में किए थे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कौन संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो ये जो है ई विज प्रोजेक्ट, स्किल विकास, मेक इन इंडिया, ये सभी हैं जो
तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक विकासों में सम्मिलित हैं। भारत में 2001 से 11 में 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। 2010 से 11 में 10 की महिला जनसंख्या वृद्धि दर इतना थी। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सुभाष चंद्र 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार चुने गए थे 1938 में और दूसरी बार चुने गए 1939 में। 2 बार चुने गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही जो सुमेलित नहीं है, 156 में राज्य का पदावाल है, 53 में है राज्य का कार्यपाल और 54 में है राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकरण और 55 है राज्यपाल को हटाना। तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। 155 में राज्यपाल को हटाना है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। बिहार के निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? तो जो नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है वो है हमारी सोन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा बनाए थे, ये सही नहीं है। शेरशाह सूरी सासाराम में मकबरा बनाए थे, पहला ही ऑप्शन गलत है। शेरशाह सूरी सासाराम मकबरा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता? राज्यपाल की नहीं करता या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की नहीं करता, वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकते। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो संबंध है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 64 में है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है निर्वाचन द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मिला के होता है अनुपातिक पद्धति के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित में से किस स्थल का सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा को, जो कि कब किया जाता है? 1921 में। और कौन खोजे थे? दयानंद साहनी ने किए थे। ईस्वी सन 1809 में फारस में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजा राम मोहन राय ने। और कब लिखी है? तो 1809 में लिखी है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। निम्नलिखित में से खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खाना की उपाधि से बैरम खां को सम्मानित किया था। और कौन किए थे सम्मानित? अकबर किए थे। 1800 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? 1800 क्रांति के समय में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? अकबर के समय में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो औरंगजेब के समय मनुची ये आए थे भारत। ऑप्शन नंबर डी सही है आंसर। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन चलाया था। कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपेक्सी पर्वतीय इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपेक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। पुष्पराज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पुष्पराज घास प्रदेश पाया जाता है, ये पाया जाता है हंगरी में। पुष्पराज घास प्रदेश यह हंगरी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। उगते सूरज की भूमि, मध्यरात्रि की भूमि किसको कहा जाता है? जाजिलो की भूमि या वज्र की भूमि? तो यह उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। मध्यरात्रि की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को। हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। और वज्र की भूमि कहा जाता है, यह कहा जाता है भूटान को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अकरा राजधानी है किसकी? तो अकरा राजधानी है अंकारा, इसे होता है इसमें लिखा अकरा। ये घाना की राजधानी अंकारा है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये हम तेलंगाना से होके नहीं गुजरती है। भारतीय मानक रेखा तेलंगाना से होके
नहीं गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना जो है हमारा भारतीय संविधान की अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? ये चार्टर एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट है। 71 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में ये सारी खेती की जाती है। खीरा, तरबूज और खरबूजा, ये जायद मौसम में की जाती है। यह मार्च अप्रैल में इनका बुआई किया जाता है और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय प्रपट्टी में सिलिका और मैग्नीशिया है। एगन मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार प्राचीन काल में भारत का जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये अंशदान था 32% का। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र के प्रधान अध्यापक थे? तो ये थे तक्षशिला में। कौटिल्य जो थे तक्षशिला में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता था कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये थे कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का जो सदस्य देश है वो सभी हैं डेनमार्क, कनाडा और बेल्जियम। ये नाटो के सदस्य हैं। इसके नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो में अभी वर्तमान में 32 को सदस्य हैं। 31वां सदस्य फिनलैंड और 32वां सदस्य देश है स्वीडन। 31वां देश कौन है? फिनलैंड। और 32वां देश है स्वीडन। और टोटल कितने देश हैं? तो 32 देश हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से क्या जारी करता है? तो ये जारी करता है रीट। कितने प्रकार के रीट होते हैं? 5 किस आर्टिकल के तहत? उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। आगे क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो थे जगजीवन राम। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श करने हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये कर लिया गया था। स्वतंत्रता, समानता का त्याग, अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, सार्वभौम वयस्क का अधिकार, उपयुक्त इनमें से सभी। 3 नंबर, किसने कहा अपनी अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये कौन कहे थे? तो ये कहे थे दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। ये कहे थे दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था खाद्य और कृषि का। मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से में आता है? तो मगध और अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान के हिस्से में आता है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का जो शिलान्यास था वो महात्मा गांधी किए थे। कब किए थे? तो 1921 में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 में गृहीत हुआ। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो है नहीं है बोल रहा है ना। जोग श्रावती नदी, दूसरा है कपिलधारा कावेरी नदी, धुआंधार गोदावरी नदी। तो कपिलधारा नर्मदा नदी पर है, धुआंधार भी नर्मदा नदी पर है। जोग शरावती नदी पर है।
तो 2 को गलत हो गया। इनमें निम्नलिखित में एक से अधिक हो जाएगा। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। माजुली द्वीप असम में। और एक 2016 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी घोषित किया गया। ये भी याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। भारत का केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के जो वंश का नाम था वो था हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। कश्मीर की घाटी में कांगड़ा और कुल्लू घाटी में स्थित है। कश्मीर की घाटी में कांगड़ा और कुल्लू की घाटी में क्या स्थित है? तो कुल्लू की घाटी में है हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय दोनों। कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में है मध्य हिमालय और लघु हिमालय, ये दोनों ही उपस्थित है। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल ऋतु भारत में रबी के नाम से जाना जाता है। पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौतिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? तो ये आधारित है गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदी के बीच का मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी। नालंदा जिले में स्थित तेहरारा का पुरातात्विक स्थल, जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महाविहार के अवशेष मिले हैं, किस नदी की एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? तो ये स्थित है सकरी जलधारा के पास में। ऑप्शन नंबर सी आंसर। निम्नलिखित बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मंडली मोडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से उपयुक्त हैं? तो ये उपयुक्त हैं, फर्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के जंक्शन बिंदु जैसे फतुआ और गया। नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र जैसे रक्सौल और जोगबनी। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर स्थित प्रमुख बंदर नदी बंदरगाह। उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। बहरी झील सलीम अली जुम्बा सहनी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरेला ताल भी कहा जाता है, और बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोरख झील है? तो ये है वैशाली जिले में प्रमुख, वैशाली जिले में ये है स्थित। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दरभंगा और सुपौल में। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने पर प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो यह है गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था? तो ये किया जाता स्वदेशी निर्मित धोती लंगोट की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर सी। 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया था? तो ये पीटा गया था किनको? राहुल सांकृत्यायन को। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था?
तो ये है सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंट में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? तो ये ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ ये सेट पूरा होता है, मैं इसका सेट कर लाऊंगी। अगर आपको अच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए आपके पास मिल सके और लोग अच्छे से इसको देख सके। मैथ का कल फुल वीडियो आएगा, तो मैथ रीजनिंग पूरा कंप्लीट करा दूंगी फर्स्ट सेट का। तो ठीक है, आप लोग पढ़िए, और अगर सेट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।